हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव मौर्य और आप देख रहे हैं इस समय सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। तो इस समय हम शुरू करने जा रहे हैं आज सोशल साइंस। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन में पूरे के पूरे सोशल साइंस में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मेरे पास यहाँ पे NCERT की बुक है और मैं इससे आपको पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो बगैर समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। इसमें पूछा है सोशल डिस्पैरिटी वॉज द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस। किसी भी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, NCERT में क्वेश्चन नहीं है, ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है और ये इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। मैं इसमें वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आने के चांसेस हाई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल डिस्पैरिटी यानी कि जो समाज में अलग अलग वर्गों में समाज बटा हुआ था। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट, इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि जो थर्ड ई स्टेट वाले लोग थे उन्हीं को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे वो टैक्स नहीं देते थे। जितने पॉलिटिकल राइट्स थे वो इन दोनों को थे, इनको नहीं थे। ठीक है, ये आप बताएंगे। और फिर जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बहुत अलग तरीके से थी। जो फार्मर्स और ये जो पीजेंट्स थे वो इस क्लास में आते थे, लेकिन इनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। मेजर ज़मीनें इन दोनों लोगों के पास हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए आप बताएंगे कि समाज में इतना अलग अलग लोग रहते थे, इतनी समस्याएं थी, इसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और इसका आंसर आप एक और जगह दे सकते हैं, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आप बता सकते हैं ये सारे कॉजेस। उसके बाद आप बता सकते हैं एक जो तुरंत कॉज आया था, जैसे कि जो आपका नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई थी, वहाँ से लोग बाहर निकल आए थे। पैलेस ऑफ वर्साइलिस में मीटिंग चल रही थी, वहाँ से लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली थी। उसके बाद फिर नेशनल असेंबली बनाई। उसके बाद प्राइज ड्रॉस हो गए थे। उसी बीच में पैरेलल चल रहा था सारी चीज़ें। सामान के दाम अचानक से बढ़ गए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप थीम तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट में तो शायद ही आए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैं बता देता हूँ। डिस्क्राइब जैकोबिन्स क्लब। ये क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी हाई हैं। जैकोबिन क्लब्स को आपको डिस्क्राइब करना है कि जैकोबिन क्लब जो है कि आपका जो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया था उससे ज़्यादा खुश नहीं थे जैकोबिन क्लब्स वाले लोग। ये सेंट जैकोब करके एक थे, उनके नाम से ये बना। उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसके हेड थे। वो लोग सेंट क्लोटॉस उनको कहते थे क्योंकि वो धारीदार अपना पजामे वगैरह पहनते थे। उसके बाद ये लोग थोड़ा अलग दिखना चाहते थे लोगों से, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने जो है कि राजा को जाके मार दिया। राजा के जो सेनापति थे और जो उनके रखवाले थे जो पैलेस के सामने थे, गार्ड वगैरह, उनको मार दिया और फिर राजा को भी पकड़ लिया। उसके बाद नेशनल असेंबली को रिजाइन करना पड़ा और फिर राजा को बंद कर दिया। उसी के जस्ट बाद आता है रेन ऑफ टेरर। एक्सप्लेन रेन ऑफ टेरर। तो जब फ्रांस में मोनार्की एबोलाइज होकर रिपब्लिक आई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई, तो वहाँ पे रूल कर रहे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आपका, ठीक है। 1793 से 1794 में बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन बहुत कुछ हो गया इसी टाइम के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसी टाइम में जो है कि इक्वालिटी ब्रेड लाई गई थी। मोन्सैर मैडम का कॉन्सेप्ट हटा के सिटोयन सिटोयनी का कॉन्सेप्ट ला दिया गया था।
उसके बाद फिर सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, सबको इक्वल इक्वल बना दिया गया था। जो एक्स नॉबल्स थे, एक्स क्लर्जी लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। यहाँ तक कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खुद के पार्टी मेंबर्स इससे परेशान आ गए थे, और फिर जो है कि अंत में इसने जो कोर्ट बैठाई थी, उस कोर्ट ने इसे गिल्टी पाया और इसको भी गुलेटाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 था आपका। इसके इतने ही पार्ट थे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन 1 में, मतलब चैप्टर 1 से कुछ नहीं इसके बाहर आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सफ्रेगेट मूवमेंट आपको बताना है। देखिए, सफ्रेगेट मूवमेंट को आप डिफाइन कर दोगे कि वुमेन ने जो वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट चलाया था वो सफ्रेगेट मूवमेंट होता है। उसमें कौन हेल्प किया था? जो रेडिकल्स थे वो जो है कि वुमेन के सफ्रेगेट मूवमेंट में उनकी हेल्प किए थे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि कौन हेल्प किया था। लिबरल नहीं किए थे, कंजर्वेटिव नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ रेडिकल इनकी सहायता किए थे। ये अगर आप बताते हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद फिर देखते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया? व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर रिवॉल्यूशन? ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि जो रसिया है वहाँ पे सामाजिक, उसके बाद आपका आर्थिक और फिर राजनैतिक क्या वहाँ की कंडीशंस थी उस रेवोल्यूशन से पहले। तो जैसे कि आप बता सकते हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता था। 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी। जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट्स में पाई जाती थी। आप एनसीईआरटी के की टर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे कि कहा उसमें एनसीईआरटी में कहा है कि फैक्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब बहुत कम जगह पे पाई जाती थी। ठीक है, बाद में जैसे जैसे आपका रेलवे वगैरह का एक्सपेंडेशन हुआ, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज आने लगी, और इंडस्ट्री में लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। जो वर्कर्स थे वो जो है कि डिवाइडेड थे अपने स्किल्स के बेसिस पे। जो पीजेंट्स थे वो भी डिवाइडेड थे। ठीक है, लार्ज फार्मर, बिग फार्मर, उसमें डिवाइडेड थे। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन ये थी कि वहाँ पे पहली बात तो जार निकोलस 14 रूल किया करता था। एक मोनार्कल, एक हायरकल गवर्नमेंट वहाँ पे थी। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ नहीं बनती थी, पॉलिटिकल पार्टीज बैन थी। वहाँ पे सरकार जो है कि अपने जो आर्मी है या फिर जो भी अपनी सेना है उससे जो है कि चेक करवाती थी कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई क्लब नहीं ना बना रहा है। लेकिन उसी के बीच में एक आपका पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन थी। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वहाँ पे फिर बनी। उस सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को बहुत इलीगली ऑपरेट किया जा रहा था। मोबालाइज वर्कर्स थे, न्यूज़पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें रशिया की कंडीशंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको डिफाइन करना है स्टैलिनिज्म। स्टालिनिज्म आपको डिफाइन करना है। तो स्टालिनिज्म क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो जोसेफ स्टालिन के वर्क के टाइम पे, उनके रूल के टाइम पे, जब बोल्शेविक्स के जो लीडर व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो स्टालिन आके अपना रूल कर रहे थे, वो जो है कि क्या करते हैं, अपना पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल कर देते हैं। सभी फार्म वगैरह पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने गवर्नमेंट के अंदर ले लेते हैं, और सभी फार्म को एक कल मिला देते हैं एक बड़े फार्म में। और उसमें सबसे कहते हैं कि कलेक्टिवली आप क्रॉप को उगाइए और सारा प्रॉफिट आपस में इक्वली डिवाइड कर लीजिए। इसी को कलेक्टिवाइजेशन भी कहते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917?
मतलब कि जो राजाओं का जो ऑटोक्रेसी थी वो 1917 में कोलैप्स क्यों कर गई। तो देखिए बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से। एक तो पहली बात उन लोगों का एक एडवाइज़र था, पुअर एडवाइज़र, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे। जो आपका रासपुतीन था वो पुअर एडवाइज़र था, उसकी वजह से एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वगैरह। और उसके बाद फिर एक आपका अक्टूबर का जो आपका फरवरी रिवॉल्यूशन होता है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है 1917 में। आप बता सकते हैं कि 22 को जो है कि वहाँ पे लॉकआउट होता है एक फैक्ट्री में, उसके बाद दूसरे दिन 50 फैक्ट्री में होता है, फिर वुमेन रिवॉल्यूशन को लीड करती हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से फरवरी रिवॉल्यूशन होते होते फिर जो है कि जार ने 2 मार्च 1917 को जो है कि अपने आप की अपने पोजीशन को एब्डिकेट कर दिया, थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया, यानी कि राजगद्दी को छोड़ दिया। और फिर वहाँ पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जीनोसाइडियल वॉर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो जीनोसाइडियल वॉर होती क्या है। तो एक मास किलिंग ऑपरेशन जो है कि आपका नाजिज्म के टाइम पे, जो नाजी पार्टी जब रूल कर रही थी, जब हिटलर रूल कर रहा था जर्मनी के टाइम पे, तब मास किलिंग हुई थी जूस की, जिप्सीज की, और जो आपका फिजिकली अनफिट लोग माने जाते हैं उनकी। तो ये जो है कि उसकी वजह से जीनोसाइडल वॉर हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका ये पार्ट ए था। पार्ट बी, डिस्क्राइब द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। जो वर्साइलेस में, फ्रांस में वर्साइलेस नाम की प्लेस है, वहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी उसे आपको एक्सप्लेन करना है कि उससे क्या क्या जर्मनी में बदलाव आए थे और किस तरीके से वो अफेक्ट की थी पूरे पूरे इस जर्मनी को। तो देखिए हुआ क्या था कि वर्साइलेस में जो भी इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा था, तो जो भी गिल्ट आया था कि किसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई, किसकी वजह से नुकसान हुआ, वो सब जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। और जर्मनी को वर्ल्ड गिल्ड क्लॉज, मतलब कि जो भी दुनिया को नुकसान हुआ है जर्मनी की वजह से, वो ऐसा कहा दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, कि इनको मानना पड़ा था कि हाँ भाई हमारी ही वजह से हुआ। और इन्होंने इनका जितना भी रिसोर्स रिच एरिया था ये सब इनसे चला गया, इनकी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा चला गया। उसके बाद फिर जो भी इनके रिसोर्सेज वगैरह थे वो भी इनसे चले गए, इनकी आर्मी को डीमिलिटराइज कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और यही सब वर्साइलेस ट्रीटी में भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि हिटलर ने किस तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज किया था डेमोक्रेसी में, मतलब कि पूरी की पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था हिटलर ने किस तरीके से, और किस तरीके से उसने डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो है कि लाई थी। तो देखिए हुआ क्या था, एक अचानक से जैसे पहले तो क्या हुआ, इनके जो चांसलर थे ये आपके जर्मनी के, जो आपके एक तरीके से हेड कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, वो जो है कि इनको क्या कहते हैं, हिटलर को
कि आप जो है कि चांसलर बन जाइए। चांसलर जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस तरीके से वहाँ पे चांसलर होते हैं। बहुत हाई मतलब कि एक पावर रहती है, एक हाई आपकी पद रहता है, वो उस तरीके से कह सकते हैं। तो हिटलर को चांसलरशिप जो है कि ऑफर की गई और ये चांसलर बन गए। उसके बाद फिर मिस्टीरियस तरीके से वहाँ का जो पार्लियामेंट था वहाँ पे आग लगा दी गई, उसके बाद फायर डिग्री ला दी गई, और उसके बाद फेमस फेमस इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 को 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट लॉन्च किया, लाया गया, जिसकी वजह से हिटलर ने अपने पूरे सब कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल कर लिया था, हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में ला दिया था, और सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन हो गई थी। उसके बाद सारी चीज़ें नाजी पार्टी के अंदर आ गई थी, और केवल नाजी पार्टी ही अलाउड थी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन हो गई थी। ठीक है, और इससे जो है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दी। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि बाय विच एक्ट या फिर हाउ डिड हिटलर इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप, तो आप लिखोगे बाय फेमस इनेबलिंग एक्ट ऑफ 13 मार्च 1933। उसने जो है कि अपना इस्टेब्लिश कर लिया था डिक्टेटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वाइमार रिपब्लिक। अब देखिए, ये देखिए मैंने जितने क्वेश्चन बताए एनसीईआरटी में आपको कभी काफ़ी कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम है। तो आपको बताना है कि जो वेमार रिपब्लिक थी उसके द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की गई, उसके कंट्री के खुद के लोग उसको जो है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने वर्साइलेस ट्रीटी जो है कि साइन कर ली थी। जो आपके नॉन डेमोक्रेट्स हैं, जो ऑटोक्रेटिक पीपल्स हैं, वो लोग जो है कि इनको नवंबर क्रिमिनल कह के, क्या कह के, नवंबर क्रिमिनल कह के चिढ़ाते थे, मॉन्ग किया करते थे, क्योंकि इन्होंने वर्साइलेस ट्रीटी जो है कि नवंबर के मंथ में ही जो है कि साइन की थी। ठीक है, ये बात को हमेशा ही याद रखिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा शांति से सुन लीजिएगा। क्या है कि ज्योग्राफी में आपका जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप छोड़ दें। अगर आप ज्योग्राफी में एक भी नंबर नहीं गंवाना है तब पूरी की पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं उतना पढ़ लीजिए, आपका कुछ नंबर बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जियोग्राफी ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कुछ यही कहता है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में आप कर लीजिए। देखिए हिस्ट्री और सिविक्स में वैसे तो कोई भी एनसीईआरटी में वैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको फ्रेम्ड क्वेश्चन बता दिए। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं अच्छे खासे। अगर आप सिर्फ उसे पढ़ लेते हैं तो एक भी नंबर आपका कहीं कटेगा नहीं। इकोनॉमिक्स ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसका पार्ट ए देखते हैं जो कि सिविक्स से रहेगा।
डेमोक्रेसी के जो मेन फीचर्स हैं उनको आपको बताना है। डेमोक्रेसी के मेन फीचर क्या है? मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ राइट एंड रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। और एक और आपका है कि जो भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए। ओके, तो बस इतनी चीज़ें थी, आपको यही बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपको कंपेयर करना है, मतलब जो भी आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे और जो भी आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में उनको आपको कंपेयर कर देना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, आप इन टर्म्स को पढ़ लीजिए। इस चैप्टर के में सिर्फ यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? किसी भी इलेक्शन को, किसी भी चुनाव को कौन सी चीजें लोकतांत्रिक बनाती हैं वो आपको बताना है। कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? इलेक्शन पर्पस के लिए आपके कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है, उसे कॉन्स्टिट्युएंसी कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्युएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तो इन्हें हम एमपी कहते हैं। और अगर आपका जो विधानसभा का चुनाव होता है तो इनको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? ये क्वेश्चन 100% श्योर है आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? तो इसका आंसर आप कैसे बताओगे? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होती है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है। उसके बाद पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट होता है, यानी जो भी रिजल्ट आया, चाहे कोई हारा चाहे कोई जीता, उसको एक्सेप्ट अच्छे से लोग कर लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे जनता हो। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस 98% से भी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। व्हाट वाज मंडल कमीशन?
तो मंडल कमीशन क्या है, 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, देखिए लिखा हुआ है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को एस्टेब्लिश किया था, बनाया था, और उसके हेड बनाए गए थे बीपी मंडल, जिनके नाम पे मंडल कमीशन बन गया। इनसे पूछा गया था कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेट करिए और फिर उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ स्टेप्स बताइए। तो इन्होंने स्टेप्स बताया था कि 27% जॉब्स जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व कर देनी चाहिए हमें सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट भी कर दी थी, यानी कि 1979 में इनकी कमीशन बनाई गई और 1980 में इन्होंने सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 11 के बाद 12, डिस्क्राइब इंदिरा साइनी एंड वदर्स वर्सेस इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया केस। जो आपका मंडल कमीशन ने 27% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व के लिए कहा था, उसके जब ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत सारे लोगों को ये लॉ ठीक नहीं लगा, पसंद नहीं आया, जैसा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे कुछ लोगों को ना लगे, तो उस तरीके से ये लॉ भी अच्छा कुछ लोगों को नहीं लगा। उसमें से एक थे इंदिरा साइनी, तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है कि सभी केसेस को मर्ज कर दिया और एक केस बना दिया इंदिरा साइनी वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके बाद 11 जजेस की एक बेंच बैठी और उसने पूरी हियरिंग की, सुना, और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला कि गवर्नमेंट ने जो किया है सही किया है, इसमें सब कुछ सही है, गलत कुछ नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव करके इसको जो है कि एज इट इज इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पे गवर्नमेंट इन यूनियन ऑफ इंडिया की जीत हो गई। ठीक है, ये जीत गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। Why working with institution is not easy? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ काम करना इतना आसान क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से नेता का हाथ बंध जाता है और काफ़ी टाइम लेट होने की वजह से, डिले होने की वजह से फ्रस्ट्रेशंस हो जाते हैं। इस वजह से इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना इतना आसान नहीं जितना सोचा जाता है, लेकिन इन्हीं डिलेज की वजह से जो भी रिजल्ट आता है वो गुड आता है। ठीक है, उसके क्वेश्चन 14 पे आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो रोल आपको बताना है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो जो भी इंडिया है, चाहे पूरी कोई भी कंट्री हो, तो जो पार्लियामेंट होता है फाइनल अथॉरिटी होता है लॉ मेकिंग के लिए। चाहे कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे पार्लियामेंट ही क्या है, फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग के लिए। फिर दूसरा रूल, जो भी आपका पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट ऑल ओवर द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट उन लोगों के ऊपर कंट्रोल जमा कर रखता है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट जो है कि मनी को कंट्रोल करके रखता है जो गवर्नमेंट के पास है। उसका चौथा क्या, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑन नेशनल इशूज। इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और जितना क्वेश्चन इस समय इस क्वेश्चन इतने बोर्ड में 2 4 5 जो 6 क्वेश्चन हैं, इनमें से 90% क्वेश्चन पेपर में आने के 100% चांस है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है गिव रीजन वाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा।
या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इज लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा, देन व्हाई इट इज नोन एज लोअर, देन इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका राज्यसभा इज मोर पावरफुल फॉर सम टाइम, इट्स कॉल्ड अपर हाउस चैम्बर एंड लोकसभा इज लोअर, बट दिस डज नॉट मीन्स दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है, लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है, हर 5 साल में लोकसभा के मेंबर्स बदलते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में चेंजेस आते हैं पर वो पूरी की पूरी राज्यसभा एक साथ डिसॉल्व नहीं होती है। कुछ मेंबर्स का टर्म कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, फिर वो जाते हैं तो दूसरे मेंबर्स आते हैं। लोकसभा में एक साथ डिसॉल्व हो जाती है पूरी पूरी लोकसभा, तो इसलिए इसको लोअर हाउस या फिर लोअर चैम्बर कहते हैं, और अपर हाउस राज्यसभा को अपर हाउस या फिर अपर चैम्बर कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है कि वाई लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा से क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि देखो अगर कभी भी दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर है, इस वजह से उसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो कोई भी मनी बिल है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही होगा, उसके बाद जो है कि वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा उस बिल को जो है कि कैंसिल नहीं कर सकती, उसको साइन करके देना पड़ेगा। चाहे तो कुछ सजेस्ट कर सकती है, पर यह डिपेंड करेगा लोकसभा पे कि वो सजेशन को मानती है कि नहीं मानती है, कि उस सजेशन को हटा देती है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोकसभा है वो कंट्रोल करती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। जो पार्लियामेंट जो भी आपके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, और इस वजह से लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है, ठीक है। जो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बीच में डिफरेंट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिटिकल और परमानेंट में क्या डिफरेंस होता है? जो पॉलिटिकल होते हैं वो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट वाले लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो पॉलिटिकल वाले हैं उनको आप मिनिस्टर्स वगैरह कहते हो, ये लोग जो है कि जनता के बीच में रहकर इन बातें करते हैं और जनता से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव असिस्ट करते हैं, और आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाले में लिख दोगे दे असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। अब फिर एग्जांपल दे दोगे कि जो ऑल सिविल सर्वेंट्स आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव व्हाइल द मिनिस्टर्स हु आर चोजन बाय इलेक्शन आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो आप बताओगे कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर फ्री है अपनी कैबिनेट को, अपनी लोकसभा, अपने काउंसिल को चूज करने में। फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बताओगे तो कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। उसके बाद फिर डिप्टी मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और किनके पास कितनी पावर है, कौन जो है कि मीटिंग्स में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कौन जो है कि हाई लेवल है, कौन लो लेवल है, कौन जो है कि किसको असिस्ट करता है, ठीक है, किसके पास किस तरीके की मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये आप बता दो कि 4-5 पॉइंट बस काफ़ी है इतना। क्वेश्चन नंबर 18, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो देखिए प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते जो भी फंक्शनरीज हो रहे हैं आपके कहाँ पे सभी इंस्टीट्यूशंस में, उसको सुपरवाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के ही नेम में जो कि सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो सब किसके नेम में होती हैं? प्रेसिडेंट के ही नेम में होती हैं। प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कमांडर होता है
आपका जो तीनों आर्मीज हैं, आपका नेवी है, उसके बाद एयरफोर्स, आर्मी, सबका जो सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ही तो है। उसके बाद एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है उसके जो इंडिपेंडेंस है उस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसी का एक सब पार्ट और है। सब पार्ट क्या कहता है आपका कि जो PIL होता है वो क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि अगर किसी का इंटरेस्ट किसी गवर्नमेंट के किसी एक्शन की वजह से हर्ट हो जा रहा है तो डायरेक्ट कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है कि उसका इंटरेस्ट हर्ट हुआ है, उसकी मान सम्मान को ठेस पहुंची है, और उसमें कोर्ट जो है कि एक्शन ले सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्या है। What are rights in Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स हैं? तो आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो 6 राइट्स हैं इनको आपको एक एक करके डिस्कस कर देना है। अगर आपको आर्टिकल वाइज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप बताएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि वो भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सोशल के कुछ चुनिंदा 20 क्वेश्चंस थे जिन पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ जो 100% गारंटी है कि वो चीज़ पेपर में आएगी, और ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके चांसेस हाई हैं। बुक्स एंड राइटर्स, जी हाँ, बुक्स एंड राइटर्स के नेम आने के चांसेस हैं। आप एक का नाम तो पेपर में जरूर देखोगे। तो सबसे पहले बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखी थी रूसियो ने, ठीक है। दूसरा द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये लिखे थे मॉन्टेस्क्यू। थर्ड टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखे थे जॉन लॉक, ठीक है। उसके बाद चौथा दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। बस इतना बुक के नेम आप याद रख लो। और एक और थोड़ा सा छोटा सा बुक है, द रिच ऑफ ड्रीम्स। आपको लास्ट पेज पे द नाजिज्म वाले चैप्टर के लास्ट पेज पे देखने को मिलेगा द रिच ऑफ ड्रीम, ये चार्लोट ब्रेड ने लिखा था, ठीक है। तो ये कुछ चुनिंदा 5 बुक्स के नेम हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन थे, हो गए, ये क्वेश्चन से बढ़कर हैं ये 5 बुक्स, क्योंकि इन 5 में से एक ना एक का आना तय है। तब तक के लिए थैंक यू।